आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन, जो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर करके कभी एक या कभी दो क्वेश्चन आ रहे हैं। इसे मैं आपको इतना सफिशिएंट कंटेंट के साथ में पढ़ाऊंगा जिसके द्वारा आप जेईई मेंस का 2022 का आप अपना एग्ज़ाम चारों अटेम्प्ट बहुत आसानी से दे सकते हैं और इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। एक बात बिल्कुल श्योर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे कंटेंट को बहुत ही तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अब इस बात का मतलब क्या है? जैसे आप मान लो कि कोई लिक्विड ही है, कोई लिक्विड है, तो अब लिक्विड क्या करता है कि उसको फ्री छोड़ दो तो वो अपने शेप को स्फेरिकल में कन्वर्ट कर लेगा। तो स्फीयर में जो एरिया ज्योमेट्रिकल एरिया होती है वो सबसे कम होती है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि बारिश की बूंदें या नल से निकलने वाली टैप से जो बूंदें रिलीज होती हैं पानी की, वो सब स्फेरिकल इन शेप रहती हैं, है ना। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, सरफेस टेंशन के अंदर दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। एक आप देख सकते हैं कि आपके सामने सबसे पहली चीज़ क्या है कि सरफेस और टेंशन, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्रेस करता हूँ सरफेस के बारे में कि सरफेस क्या है एक्चुअली में। देखो, अब जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं लिक्विड को, कोई भी आप लिक्विड ले लो, ओके, कोई भी आप लिक्विड लो, कंटेनर ले लिया आपने और ये लिक्विड ले लिया, ठीक है। लिक्विड के बिल्कुल सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में होता है लिक्विड, उसको फ्री सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एयर के कांटेक्ट में होता है लिक्विड का लेयर, उसको फ्री सरफेस कहते हैं। अब इस फ्री सरफेस पे हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। ये मॉलिक्यूल आप देखोगे तो ये अपने चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स के साथ में ये खिंचाव महसूस करता है। ये सारे मॉलिक्यूल इसको खींच रहे होते हैं अंदर की तरफ, जबकि ये जो इधर का पोर्शन देखो तो इधर मॉलिक्यूल है ही नहीं। अब ठीक है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, बिल्कुल लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर यानी बल्क एरिया में जब हम लेते हैं किसी भी लिक्विड को, तो ये अपनी नेबर से जितने भी सराउंडिंग में इसके मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के साथ ये खिंचाव महसूस करता है, सब इसको खींच रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस पे आप देखोगे तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है? जीरो है। पर सरफेस पे ऐसा नहीं है। सरफेस पे केवल हाफ पोर्शन पे नेट फोर्स लग रहा है और किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो ये जो मॉलिक्यूल है नीचे जाना चाहता है, पर जाएगा कैसे? क्योंकि नीचे भी तो बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल हैं जो इसको नीचे आने नहीं देंगे। तो नीचे की तरफ ये खिंचाव महसूस करता है पर जा नहीं पाता है, सरफेस पे ही रहता है। और आप ये देखोगे कि एक सरफेस को, एक मॉलिक्यूल को आप सेंटर मान करके एक रेडियस ड्रॉ करोगे, वो रेडियस अराउंड 10⁻⁸ मीटर का होता है। नॉर्मल दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन 10⁻⁸ मीटर ही होता है। तो आप ये कह सकते हो, सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये हाफ सर्कल में जितना लेंथ आपका आएगा यानी 10⁻⁸ मीटर का रेंज, वो सरफेस कहलाएगा। अब ये सरफेस क्या कभी बदल जाएगा? अगर इसमें से पानी तुमने निकाल लिया, यहाँ पे होल कर दिया, तो क्या ये सरफेस बदल जाएगा? तो मैं सबसे पहले सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। लिक्विड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इस पोर्शन को मैं सरफेस बोल देता हूँ और नीचे को मैं बल्क बोल देता हूँ। बल्क मतलब जहाँ पे लिक्विड पूरी तरह भरा हुआ है, सरफेस के नीचे अंदर का पार्ट। अगर आप इससे पानी निकाल देंगे तो बल्क कम होगा पर सरफेस नहीं कम होगा, सरफेस चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। ये जो आपने स्फीयर बना रखा है, ये मैंने बनाया हुआ है कि एक मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग में कितने सारे मॉलिक्यूल से पुल हो रहा है, उसको मैंने एक नाम दे दिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी ये सारे मॉलिक्यूल्स के इन्फ्लुएंस में ये मॉलिक्यूल है ना। इसको सेंटर मान करके आपने स्फीयर ड्रॉ किया है और इस स्फीयर के अंदर सारे मॉलिक्यूल यानी बाउंड्री पे सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल ये। क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है अराउंड 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁹ मीटर के आसपास का होता है। अब हम इसे और एक्सप्लेन करते हुए, तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि सरफेस क्या होता है।
सरफेस के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लिक्विड को दो पार्ट में हमने बांट दिया। ऊपर वाले पोर्शन को 10⁻⁸ जो बिल्कुल ज़रा सा होता है, आप उसको सरफेस बोल दिया, और उसके नीचे जो लिक्विड है उन सबको मैंने बल्क बोल दिया। ठीक है। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक सोक पेपर ले लो। सोक पेपर की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पानी में रख दोगे तो ये पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और हैवी होकर के नीचे डूब जाएगा। तो मैंने सोक पेपर लिया है। सोक पेपर के ऊपर मैंने एक निडल रखा हुआ है और इसको जेंटली पानी के सरफेस पे मैंने छोड़ दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़े ही कुछ सेकंड के बाद में ये जो सोक पेपर है ये पानी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके ये हैवी हो जाएगा। हैवी हो करके ये नीचे की तरफ डूब जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने निडल रखा था, ये निडल इसके ऊपर तैरता रहेगा। अब जरा सोच करके देखो कि निडल जो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको क्या है तरीके से डूब जाना चाहिए, पर ये डूब नहीं रहा है, ये यहाँ पे तैर रहा है। कौन इसको तैरा रहा है? ये पानी के अंदर तो गया नहीं है। पानी के अंदर अगर नहीं गया है तो इसका मतलब ये सरफेस पे है। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस पे कोई ऐसा फोर्स है जो इसको टिका करके रखा हुआ है, वो ही फोर्स सरफेस टेंशन है। आप देख सकते हो कि सरफेस टेंशन को बहुत आसानी से देख सकते हो। जैसे मच्छर होते हैं, मच्छर के ये लिक्विड जो होते हैं, आप देखोगे वो लिक्विड पे जिस जिस जगह पे अपने पैर को रखते हैं, लिक्विड वो लिक्विड का वो पॉइंट नीचे की तरफ दब जाता है। ठीक ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आप एज्यूम करिए जैसे डनलप बेड होता है। बेड पे आपका बॉडी का जितना पार्ट बेड के कांटेक्ट में आएगा वो पार्ट क्या होगा, नीचे की तरफ दब जाएगा। क्योंकि डनलप जो होते हैं, जो गद्दे होते हैं, वो स्प्रिंग के बने होते हैं। तो बॉडी का जो जो पार्ट आता है स्प्रिंग के कांटेक्ट में, वही नीचे की तरफ दबता है। इधर वाला बॉडी का कांटेक्ट में नहीं है तो ये नहीं दबेगा, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। वैसे ही लिक्विड सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो जैसे मच्छर के अगर पैर अगर हम बना देते हैं तो जो जो पैर के कांटेक्ट में लिक्विड का पार्ट आएगा वो वहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। वो लिक्विड का पार्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ दब जाएगा। तो ये भी सरफेस टेंशन का अच्छा एग्जांपल है जिसको आप देख सकते हैं, है ना। अब मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ मैथमेटिकली। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये डिफिनीशन वगैरह मैंने सब लिख दिया ताकि टाइम आपका बच जाए। और मैंने क्या किया कि सरफेस पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, ये ब्लैक कलर की। ये आप इसको बोल दो ए और बी। और ये लाइन इस लिक्विड को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। अब इस पार्ट के मॉलिक्यूल दूसरे पार्ट के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, क्योंकि इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं। ये ठीक वैसे ही होते हैं जैसे थ्रेड पर आप वेट लटका दो ना, तो ये थोड़े से ऐसे झुक जाते हैं। इसको रहना ऐसे चाहिए था, पर इस वेट की वजह से ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, जिससे सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। अब आप देख सकते हो कि ये लिक्विड इस पे पर सारे जो मॉलिक्यूल्स के फोर्स हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर वर्क करेंगे। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि फोर्स जो है लाइन के परपेंडिकुलर ही होंगे, और ये लाइन जितनी बड़ी होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर सरफेस टेंशन हमें डिफाइन करना होता है तो हम कह देते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर लिक्विड सरफेस पे आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया तो लिक्विड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कह लो आप कोहेसिव फोर्स, जो इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे पर यूनिट लेंथ पे, उनको सरफेस टेंशन कहेंगे। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये फोर्स लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि लेंथ आपका बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगा, पर सरफेस टेंशन वही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि फोर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम लेंथ के बारे में बात करते हैं, लेंथ के साथ डिफाइन करते हैं, तो ये सरफेस टेंशन हो जाता है। अगर हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो ये एरिया से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि फोर्स एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है। तो फोर्स प्रेशर हमारा एरिया का फंक्शन हो गया,
लेंथ सरफेस टेंशन हमारा लेंथ का फंक्शन हो गया, और जो फोर्स को हम पॉइंट फंक्शन मान करके चलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने नहीं माना है, ये इस बुक के अंदर साइंटिस्टों के द्वारा ये एज्यूम करके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ओके, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस पे मैंने एक थ्रेड रख दिया। आप ये घर में भी देख सकते हैं, ऊल ले लें, ऊन ऊन या ऊल कह लीजिए, वो जैसे पानी में आप हल्का सा डुबाएंगे ना, उनके रोए ऐसे बिल्कुल सीधे होने लगते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है सरफेस के ऊपर में। तो अगर आप थ्रेड रखते हैं तो थ्रेड के दो लेंथ आपके कांटेक्ट में आते हैं, एक इधर वाला लेंथ और एक इधर वाला लेंथ। तो सरफेस टेंशन कितना हो गया? ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों का सम, यानी 2l, l प्लस l 2l। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? f अपॉन 2l, या f इज इक्वल टू s इंटू 2l। क्योंकि l को मैंने यहाँ पे एक डिफाइन किया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा कि लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड सरफेस, लिक्विड के साथ जो लेंथ कॉन्टैक्ट में होता है वो लेंथ है। ओके, अब देखो, आप जैसे रिंग और डिस्क में बहुत ही अच्छा कंपैरिजन हम आगे चल करके देखेंगे। यहाँ पे रिंग को अगर हम देखते हैं तो ये रिंग हमारे पास क्या है कि बहुत ही थिन, ये मैंने एक रिंग बनाई हुई है, ये अंदर भी लिक्विड है, ये इसके बाहर भी लिक्विड है। अब देखो लिक्विड क्या करता है, अभी मैंने बताया सरफेस टेंशन क्या है कि जो भी लेंथ लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा उस पर फोर्स लगेगा। तो ये सारे लेंथ लिक्विड के कांटेक्ट में अंदर वाले लेंथ है, ये सारे लेंथ लिक्विड के कांटेक्ट में बाहर वाले लेंथ है, सारे लेंथ ये कहाँ के हैं? बाहर वाले हैं। ओके, तो कितनी लेंथ पर आपका ये सरफेस टेंशन लग रहा है? तो आप देखिए, अंदर वाला 2πr, इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो जो अंदर वाला रेडियस है वही बाहर वाला रेडियस मान लेंगे। तो बाहर वाला भी 2πr, तो टोटल जोड़ करके कितना हो रहा है? 4πr। तो अगर आपको फोर्स लिखना हुआ तो s इंटू 4πr लिखेंगे आप। ठीक है, s क्या है? सरफेस टेंशन है। ठीक है, अब अगर डिस्क लेंगे तो डिस्क का देखिए, डिस्क तो बल्क होता है अंदर से, ये पूरा मटेरियल पार्ट है जो ब्लैक शेडेड है, और केवल बाहर का पोर्शन ही आपका क्या है? लिक्विड के सरफेस में एक्सपोज है। तो आप ये देखिए, इस पे कितना फोर्स लगेगा, कितना लेंथ इसका कांटेक्ट में है, तो इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना है? 2πr। तो सरफेस टेंशन कितना होगा? f अपॉन 2πr, और फोर्स कितना हो जाएगा? s अपॉन 2πr, क्योंकि 2πr लेंथ ही कांटेक्ट में है। ओके, फिर अगर मान लीजिए आप स्क्वायर फ्रेम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अंदर से खाली है, बाहर भी खाली है। तो अंदर भी आपके पास लिक्विड भरा हुआ है, बाहर भी आपके पास लिक्विड भरा हुआ है। तो टोटल कितने लेंथ जो है लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है? आउटर अगर आप देखेंगे तो 4l आ रहा है, अगर अंदर की तरफ आप देखेंगे तो 4l आ रहा है। टोटल जोड़ करके कितना हो गया? 8l। तो 8l लेंथ लिक्विड के कांटेक्ट में है। तो सरफेस टेंशन आपके पास में कितना हो जाता है? फोर्स अपॉन टोटल लेंथ इन कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड। तो टोटल लेंथ इन कांटेक्ट ऑफ लिक्विड कितना है? 8l है। तो s इज इक्वल टू f अपॉन 8l। तो अगर इस पर फोर्स की बात हो तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? s अपॉन 8l। यह मैं इसलिए अभी लिखवा रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास थोड़े टाइम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे ये पूरे इस तरह से थ्रेड से कनेक्टेड रहेंगे, और ये f आपको मिनिमम बताना है कि ये ऊपर उठ जाए। अगर ये मासलेस है तो एग्जैक्टली आपको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये लिक्विड से ऊपर उठ सकता है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये मदद करेगा, इसलिए मैं फोर्स को निकाल दे रहा हूँ। अब एनुलर डिस्क ले लीजिए। डिस्क में, इसमें एनुलर डिस्क में क्या है कि इसका रेडियस है r1 और बाहर वाले का रेडियस है r2। अब बीच में ये मटेरियल पार्ट है, तो लिक्विड में कितनी लेंथ पे काम करेगा? अंदर वाले 2πr1 पे काम करेगा, और लिक्विड ये बाहर ये एक्सपोज है, तो बाहर वाले लेंथ पर ये काम करेगा 2πr2। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल लेंथ कांटेक्ट में है जो लिक्विड के, उसकी वैल्यू आ गई। तो s इज इक्वल टू f अपॉन 2l, ये मैंने लिख दिया, या f इज इक्वल टू s इंटू 2πr1 प्लस
R2, ये आप लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, फोर्स हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि इसको थ्रेड से बांध दिया, आप पूछेगा कि मिनिमम फोर्स बताओ जिससे कि ये लिफ्ट अप हो जाए, तो आप यही फोर्स निकालेंगे। ओके, सरफेस टेंशन के टर्म में ये गिवन रहेगा। अब ये सरफेस टेंशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है इसको भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे NaCl हो गया, Zn SO4 हो गया, अगर आप ऐड करेंगे पानी के अंदर तो क्या होगा, सरफेस टेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके उलट अगर आप यहाँ पे सोप या फिनाइल डालते हैं, जनरली आप डिटर्जेंट डालते हैं, डिटॉल डालते हैं, सोप डालते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, जब पानी के साथ मिक्स होकर के ये पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। इसलिए आप देखते हैं डिटर्जेंट कपड़े धुलने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एक्चुअल में उसका मतलब यही होता है कि वो पानी के सरफेस टेंशन को कम कर दे, ताकि वो कपड़े के छोटे से छोटे छेद के अंदर आराम से चला जाए। कपड़े के बिल्कुल अंदर जो ये बारीक बारीक वो कपड़े में भी ना रेसे बने रहते हैं। अभी आप पढ़ेंगे, आप कैपिलरी का कंसेप्ट होता है, तो ये जो रेसे टाइप में होते हैं ये पूरा अंदर तक तभी जा पाएगा जब सरफेस टेंशन कम होगा। अगर बिल्कुल पानी में डालेंगे तो पूरी तरह कपड़ा साफ नहीं होगा, है ना। जब सरफेस टेंशन उसका कम हो जाएगा तो वो पूरा अंदर मैल तक ये इन रेसे के सहारे पूरा चला जाता है लिक्विड, और वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल है उनको एडहेसिव फोर्स की वजह से बाहर खींच करके निकालता है ना। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स हम लोग पढ़ेंगे अभी। वैसे एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि कोहेसिव फोर्स जो होते हैं सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स होते हैं। एडहेसिव फोर्स जो होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जो सोप सोल्यूशन है और डस्ट पार्टिकल है, कपड़े का डस्ट पार्टिकल है, तो वो दो डिफरेंट आपके मॉलिक्यूल हो गए, तो इनके बीच में एडहेसिव फोर्स लगेगा, और इस एडहेसिव फोर्स की वजह से ये जो है मैल बाहर निकल के आता है। जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल करके आते हैं जनरली। अब ये देखो, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है और 0 होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। इसके लिए ये मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, इन ग्राफ को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं ज़रूर 2022 के हिसाब से, तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि ये आ सकता है। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन दे देता है, पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। जनरली सरफेस टेंशन के बारे में बस यही लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन के टेम्परेचर के साथ में रिलेशन में, कि टेम्परेचर क्रिटिकल जब होगा तो सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, पर ये ग्राफ भी आप ध्यान कर लीजिए, ये भी आपके बहुत काम आएगा। इसको बहुत ज़्यादा समझना है तो देखो, जैसे कि मान लो कि ये लिक्विड है, लिक्विड को मैंने गर्म किया, गर्म करने पे ये लिक्विड है आपके पास, गर्म होते होते ये स्टीम हो गया। स्टीम हो गया यानी ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद लिक्विड कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया भाई। जब लेयर है और ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि लिक्विड तो अब स्टीम में कन्वर्ट हो गया। क्रिटिकल टेम्परेचर तो वही होता है। तो जब ये लिक्विड इंटरफेस ही नहीं है तो कहाँ से आपके पास सरफेस टेंशन आएगा। सरफेस टेंशन के लिए सरफेस का होना ज़रूरी है। तो जब आप पानी गर्म करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाते हो तो फिर क्या होता है कि वो चेंज होने लगता है, स्टीम में चेंज होने लगता है। स्टीम में चेंज होने की वजह से ये जो सरफेस होता है वो इंटरफेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है ना, डिसअपियर हो जाता है, और लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिटेल है इसके बारे में। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप देखो, जैसे कि ये आपके पास में एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड में मैंने 2 पार्ट बांट दिए, एक लेफ्ट हाफ कर दिया, ये राइट हाफ। देखो ये सरफेस है तुम्हारे पास में, ठीक है। इस सरफेस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब ये एक लाइन ड्रॉ करके ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट पार्ट हो गया। तो अब मैंने ये पूछा हुआ है यहाँ पे
कि फाइंड फोर्स बाय लेफ्ट हाफ, यानी लेफ्ट हाफ जो है कि राइट हाफ पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। इस पे तो नेट फोर्स तो वैसे जीरो होगा, लेकिन सरफेस अगर एक फोर्स पूछ रहा है एक साइड का, ठीक है, यहाँ पे ये, तो आप इसको क्या नाम देंगे, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ एल। एल की जगह पे क्या होगा 2r, क्योंकि इसका रेडियस कितना है r है, इसका रेडियस कितना है सिलेंडर का r रेडियस है। अब देखो सरफेस टेंशन में दो लिक्विड डाल दे। अभी तुमने इस तरह का एक जन्माष्टमी वगैरह में पहले तो एक स्टीमर हुआ करता था जो लोहे का बनता था, कुछ इस तरह का शेप होता था उसका, और उसकी प्रॉपर्टी ये होती थी कि यहाँ पे कैम्फर कपूर इसको यहाँ पे जला करके रख देते थे और ये पानी में एक्सपोज होता था। तो कैम्फर जहाँ जहाँ पानी के साथ मिक्स हो जाता था वहाँ पे क्या होता था कि सरफेस टेंशन कम हो जाता था, और ये जहाज़ जो है कि कम सरफेस टेंशन से ज़्यादा सरफेस टेंशन की तरफ ये चलने लगता था, उधर की तरफ इसको नेट फोर्स मिल जाती थी। बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता आप देखिए ये क्वेश्चन है। इसमें क्या किया मैंने कि इस लिक्विड सरफेस को मैंने ये जो लिक्विड है सरफेस है इसमें मैंने एक कैम्फर का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। तो एक साइड इसमें क्या हो गया, कैम्फर के सोल्यूशन हो गया, कैम्फर और वाटर सोल्यूशन है हमारे पास, और दूसरे साइड में केवल वाटर है। अब देखो ये जाएगा किधर, कैम्फर क्या करता है कि कैम्फर इस सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो कैम्फर अगर सरफेस टेंशन को कम कर देता है यानी कि ये वाला फोर्स हमारा इस साइड का फोर्स F2 जो है हमारा कम हो गया। ये हमने इंफॉर्मेशन से देख लिया, जो डेटा आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा उसके हिसाब से। अब इस पर क्या होगा, इस रॉड पे ये मान लीजिए ये पतली सी आपने निडल रख दी, कुछ भी रख दिया, तो इस पर क्या हो गया कि एक नेट फोर्स आ जाएगा। ये नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2 होगा। लेंथ तो सेम ही है दोनों की। ये F2 कितने लेंथ पे काम करेगा, जो लेंथ F2 के कांटेक्ट में है, कितना F2 के कांटेक्ट में है, L लेंथ है। और F1 कितने पे काम करेगा, जो लेंथ F1 के कांटेक्ट में है, इस साइड के लिक्विड के कांटेक्ट में है, यानी S1 इंटू एल। एल कॉमन कर लेंगे, S1 माइनस S2, ये F नेट हो गया। तो अब देखो नेट फोर्स किधर लग रहा है, जिधर पानी है उधर की तरफ लग रहा है। तो ये निडल भी क्या होगा कि ये राइट साइड में शिफ्ट होगा, राइट साइड में ये चलने लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि ये जहाज़ क्या होता है कि जिधर सरफेस टेंशन कम हो रहा है, जिधर सरफेस टेंशन ज़्यादा है वहाँ पे फोर्स ज़्यादा इसको मिल जाता है और ये जहाज़ को बाहर लेकर के जाता है। जनरली यूपी में जन्माष्टमी के त्यौहार के अंदर इस तरह का जो खिलौना उपयोग करते हैं लोग, अभी भी जो होता होगा, शायद तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे मालूम नहीं है, पर इस तरह का खिलौना अभी भी चलता है। ये टॉयज जो हैं स्टीमर ये हैं आप, ठीक है, जो सरफेस टेंशन की कमाल से चलते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से ही ये चलते हैं। इनको किसी भी तरह का और फ्यूल की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मैं आपको जैसे कि ऊपर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था सोक पेपर के साथ में, उसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिया है। ये देखो ये सोक पेपर है, अभी कुछ भी नहीं रखा मैंने। अगर कुछ भी नहीं रखा है तो ये बिल्कुल फ्लैट है। अब जैसे आप घर में आप अपने एक काम करो, आप ना अपना पेपर ले लो, पेपर को दोनों एंड से क्या करो कि ऐसे पकड़ लो, आप पकड़ लो, है ना। बीच में जब पेन रखोगे तो आप देखोगे कि ये पेपर, ये आपका जो पेपर है ये थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस हो जाएगा, थोड़ा इस तरीके से डिप्रेस हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इस तरीके का शेप आएगा आपके पास डिप्रेस होकर के। अब ऐसा ही एकदम लिक्विड के साथ होता है कि जैसे ही ये आपका सोक पेपर है ये वेटेड होकर के नीचे डूब जाता है, तो ये निडल जो है कि निडल का कर्व सेक्शन, ये कर्व सेक्शन, ये देखो आप, ये कर्व सेक्शन जहाँ पे इस सरफेस के कांटेक्ट में होता है उस कांटेक्ट को डिप्रेस कर देता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे आप किसी भी गद्दे पे सोते हो, डनलप के गद्दे पे, तो आपका बॉडी का जो पार्ट कांटेक्ट में आता है केवल वही पार्ट डूबता है, दबता है ना।
बाकी सारा इधर का पार्ट जो कांटेक्ट में बॉडी के नहीं डूबेगा। तो ये जो नीडल है, नीडल का अगर टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाइए, मतलब आप यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपको ये सेक्शन दिखेगा। तो ये चीज़ आपको इस तरह की नीडल यहाँ पे लिक्विड में थोड़ी सी डीप रहेगी। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे ये लिक्विड का कांटेक्ट इधर आ रहा है, तो अगर कर्व है और ये सरफेस का फोर्स है तो कर्व पे फोर्स कैसे दिखाओगे? वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। कर्व पे फोर्स कैसे दिखाओगे? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो ये टेंजेंट जो आपने ड्रॉ किया है ये नीडल के सरफेस पे ड्रॉ किया है। नीडल और लिक्विड इंटरफेस जो कॉमन इंटरफेस है वहाँ पे आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये फोर्स हमने मान लिया है कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट लिए मैंने, एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ है जो वेट को बैलेंस करेगा, एफ कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ताकि नीडल ये इसी जगह पे रहे, और वेट को बैलेंस करने की सारी जिम्मेदारी आगे 2f साइन थीटा पे। एफ की वैल्यू क्या है? एफ सरफेस टेंशन की वजह से है तो एस इंटू एल हो जाएगा। ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नीडल का मास मैक्सिमम कितना हो कि ये तैरे, है ना, डूबे ना। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि m किस पे, देखो s l 2 g सारे कांस्टेंट है, तो m किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल थीटा पे। और m की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होना, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 90, यानी साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो कितना मास होना चाहिए? 2SL/g, ठीक है। अब ये तुमको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा। जनरली तुम लोग जानते हो कि डिस्क जो होता है रिंग से भारी होता है। ये डिस्क है क्योंकि इसमें मटेरियल ज़्यादा होता है, मटेरियल पार्ट, है ना, और रिंग का सारा मटेरियल उसके पेरीमीटर में ही होता है ना। तो तुम आराम से ये कह सकते हो कि डिस्क हैवी होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखना डिस्क का मास जो है रिंग के मास से कम आएगा। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों रिंग और डिस्क सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, और इनको मतलब ये इतना है कि ये सरफेस पे तैर सके, यानी इनको बैलेंस करने की जो जिम्मेदारी है, इनको बैलेंस करने की जिम्मेदारी वो किसकी है? वो सरफेस टेंशन की है। अगर इन रिंग को और डिस्क को बैलेंस करने की जिम्मेदारी सरफेस टेंशन की है, तो फिर आपको बताना है कि दोनों में ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका मास ज़्यादा होगा? डिस्क का ज़्यादा होगा, रिंग का ज़्यादा होगा, या दोनों का बराबर होगा? तो जनरली बच्चे पहली बार में ही टिक करते हैं डिस्क का ज़्यादा होगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ पे रिंग के केस में सरफेस टेंशन ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू डिस्क के केस में, क्योंकि डिस्क में तो केवल एक ही पैर है, ये बाउंड्री एक्सपोज है, जबकि रिंग में दोनों बाउंड्री एक्सपोज है, दोनों जो है कि फ्री सरफेस आपके एक्सपोज है। ये बार बार मैं फ्री सरफेस कह रहा हूँ, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। वैसे फ्री सरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जो एयर और लिक्विड दोनों का इंटरफेस हो, मतलब दोनों में हो। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो कि रिंग के पास में जो सॉल्व किया अपने रिंग के लिए, तो ये इक्वेशन आया, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस पे अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है 2SR mr/g। mr मतलब रिंग का मास, तो यहाँ पर रिंग के मास के लिए ये हमारे पास इक्वेशन आया। सिमिलरली ये डिस्क के लिए केवल ये बाहर आउटर पेरीमीटर पे ही सरफेस टेंशन लगेगा, तो वहाँ पे क्या हो गया कि बैलेंस किया आपने md/2SR। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हो कि डिस्क को बैलेंस करने के लिए कम सरफेस टेंशन की ज़रूरत है, तो इसका इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, इसका मतलब इसका मास कम होगा तभी तो इसको कम सरफेस टेंशन की ज़रूरत है। रिंग का मास ज़्यादा होगा तभी से ज़्यादा सरफेस टेंशन की ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है? उसको सरफेस टेंशन मिल रहा है, पर आप ऐसे सोच सकते हो। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो रिंग का मास क्या हो गया? डिस्क के मास का डबल हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप क्या होता है? देखो वाटर ड्रॉप जो होता है ना वो सॉलिड स्फीयर होता है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। कई बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं ड्रॉप और इस वाटर ड्रॉप के बारे में, ये ध्यान रखना।
आप इसे क्या करो कि वाटर ड्रॉप का आपको निकालना है सरफेस टेंशन, या ये कह लो कि इसके वाटर ड्रॉप को अगर दो पार्ट में तुम ऐसे ब्रेक करते हो, क्योंकि वाटर ड्रॉप स्फेरिकल है तो स्फीयर का ये सामने वाला पोर्शन सर्कुलर होगा। जैसे बॉल ले लो, बॉल को अगर तुम कट करो तो अब बॉल के सामने अगर तुम खड़े हो तो बिल्कुल ये सामने वाला क्या है, इस तरह का सर्कुलर पार्ट होता है, बाकी ये स्फेरिकल पार्ट होता है ना। कोई भी जैसे सेब को कट कर दो तो ये सामने जिस जगह से आप कट करोगे ये सामने क्या आएगा, सर्कुलर पोर्शन आएगा ये पूरा, ठीक है ना। अब बाहर ये स्फेरिकल पोर्शन है। तो अब देखो क्या होगा कि ये लेंथ है, ये वाले लेंथ ही एक दूसरे को ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इस वाले लेंथ को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, लेंथ को खींचेगा, ठीक है। बीच में नहीं जाएगा क्योंकि बीच में तो बल्क है, जब भी ये सरफेस टेंशन लगेगा ये सरफेस पे ही लगेगा, तो पेरीमीटर पे लगेगा। तो अभी अभी जैसे कि मैंने बताया कि स्फीयर को कट करो बिल्कुल प्लेन से तो उसका सामने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर बनता है। तो यहाँ पे जो लेंथ कांटेक्ट में आएगा लिक्विड के कांटेक्ट में जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा, वो पेरीमीटर आएगा सर्कल का। तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ इजिकल टू एस इंटू 2r। ये आपको काम आएगा, अभी आगे जा कर के हम लोग पढ़ेंगे तो ये काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सोप बबल क्या होता है, सोप सोल्यूशन ले लो और यहाँ इस तरह का रिंग में डुबा दो, अब बाहर कर लो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब फूंक मारोगे तो ये जो बबल की तरह बनेगा, इस तरह का बबल ही बनेगा ये, ठीक है ना। आपने बनाया होगा सोप बबल ज़्यादा, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो लेकिन इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो सोप बबल और लिक्विड बबल में फ़र्क है। लिक्विड बबल में क्या होता है, लिक्विड बबल मैंने बोला, वाटर ये ड्रॉप क्या होता है कि अंदर की तरफ जो है ना, अंदर में पानी भरा रहता है इसलिए ये सॉलिड होता है, अब बाहर एयर होता है। तो फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है, वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, तो इसका एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। लेकिन सोप के बारे में बात करोगे तो सोप तुमने अंदर फूंक मार करके इस सोप सोल्यूशन को फुलाया है, ठीक है ना, और बाहर एयर है ही। तो इस ये जो बबल है, बबल के दो सरफेस है, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस। इनर सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है जो तुम्हारी फूंक की वजह से है, और बाहर वाला जो सरफेस है वो भी जो है एयर के कांटेक्ट में है क्योंकि वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज है। तो इस तरह से यहाँ पे दो सरफेस आ गए, कितने आ गए, दो सरफेस आ गए। तो अब जरा देख करके देखो ना, इस वाले सरफेस पे भी लिक्विड का कांटेक्ट है ना, इस वाले सरफेस पे भी, इनर सरफेस पे भी। तो जब मैंने इसे ऐसे कट किया है तो ये कुछ इस तरह से हुआ है, ये इनर सरफेस है, ठीक है। तो इनर सरफेस पे भी लिक्विड की वजह से फोर्स आया, ठीक है, बाहर की तरफ, जैसे यहाँ पे हमने किया था राइट साइड वाला लेफ्ट साइड की तरफ खींचेगा। और ये देखो लिक्विड का ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो बाहर वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। ये जो लिक्विड है ये अंदर भरा हुआ, ये बाहर वाले सरफेस के साथ भी तो कांटेक्ट में है। तो बाहर वाले सरफेस पे भी क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, कौन सा, मतलब सरफेस टेंशन लगेगा, है ना। राइट साइड वाला मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल को खींचेगा। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे दो सरफेस तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। तो इनर वाला सरफेस और आउटर वाला सरफेस, मैंने दोनों का रेडियस सेम ले लिया है क्योंकि ये जो थिकनेस होती है ना वो नेग्लिजिबल होती है। अगर मान लो इसको मैं R1 मान लेता, इसको R2 मान लेता, ठीक है, तो R1 प्लस R2 होता, पर ये अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल बिल्कुल कम है। मतलब एक R1 है, मान लो कि एक मीटर या 1 सेंटीमीटर है, तो R2 जो है कि 1.01 सेंटीमीटर है। तो 0.01 को हमने इग्नोर कर दिया है, ठीक है, यानी इसकी थिकनेस को हमने इग्नोर किया हुआ है, दोनों रेडियस सेम लिया है। ये भी तुम्हें आगे जा कर के बहुत काम आएगा। ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ 2022 के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। जेईई मेन 2022 में बहुत पॉसिबिलिटी है इसके आने की, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये सोप सोल्यूशन है। इस सोप सोल्यूशन में मैंने ये एक थ्रेड रख दिया है रैंडम शेप का। अंदर भी देखो सोप सोल्यूशन है, बाहर भी सोप सोल्यूशन है। अंदर वाले सारे फोर्सेज इसके लेंथ के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंथ के परपेंडिकुलर। बाहर वाले पे भी कॉन्टैक्ट लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, सरफेस टेंशन लग रहा है बाहर की तरफ। ये खींचना, ये अंदर वाला अंदर खींचना चाहता है, बाहर वाला बाहर खींचना चाहता है, इसलिए ये जिस शेप में है उसी शेप में बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर है, इक्विलिब्रियम में है। पर अब क्या करते हो, निडल ले करके इसको पंचर कर दो। निडल को इसको होल करने को पंचर करना कहते हैं। यहाँ पे होल कर दोगे, होल करते ही अंदर वाले सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, अंदर वाले सारे फोर्स डिसअपियर हो जाएंगे। अंदर तो अब कोई फोर्स आएगा ही नहीं, ठीक है। अब अंदर अगर कोई फोर्स नहीं आ रहा है तो अब कौन सा बचा, केवल ये बाहर वाला फोर्स बचा है ना, ये बाहर वाला। अब ये बाहर वाला फोर्स क्या करेगा, बताना जरा। बाहर वाला फोर्स क्या करेगा, बाहर वाला फोर्स इसको बाहर की तरफ खींचेगा, सब रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और सब इक्वली फोर्स है और सब सिमेट्रिकली है, तो सब एक दूसरे को खींचेंगे। खींच करके इस पूरे ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को एक सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या हो गया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूरी तरह इसका सर्कल में ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी ये सरफेस टेंशन इस पे लगा हुआ है, यानी इस थ्रेड में अभी भी खिंचाव है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये जो रिंग है, ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड में एक टेंशन आ गया होगा। अगर थ्रेड है, थ्रेड को तुम चुपचाप छोड़ दो तो ये पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको आप खींचोगे, इधर की तरफ खींचोगे, इधर की तरफ खींचोगे, तो इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा। और टेंशन कैसे क्रिएट होता है, लेंथ के अलोंग, थ्रेड में लेंथ के अलोंग ही टेंशन क्रिएट होगा, है ना, लेंथ के बाहर तो होगा नहीं। और ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, लेंथ के अलोंग ही है, लेकिन डायरेक्शन निकालना पड़ेगा फोर्स का, तो कैसे निकालोगे, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। ये क्या करोगे आप, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो मैंने इसका एक छोटा सा सेक्शन लिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा सेक्शन, है ना। उस छोटे से सेक्शन को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये देखो, ये हमारे पास ये छोटे से क्रॉस सेक्शन का छोटा सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये टेंशन फोर्स लगा हुआ है। ये टेंशन थ्रेड के अंदर जनरेट हुआ है, ओके। अब इस और इनके बीच का एंगल मैंने थीटा मान लिया है, तो सिमेट्री से इसके θ/2, इसे θ/2 मैंने ले लिया। और ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हमारे पास r θ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो टेंशन है, ये टेंशन थ्रेड के अंदर जो जनरेट हुआ है, उसको मैंने ये कर लिया। देखो, ये एंगल पूरा थीटा था, हाफ को θ/2, ये θ/2, ये थीटा, ये देखो ये लाइन है, और लाइन के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होता है। तो देखो, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि ये रेडियल लाइन है, ये टेंजेंशियल लाइन है। या फिर वैसे भी देख सकते हो, ये θ/2 है तो ये θ/2 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, तो ये 90 माइनस θ/2 होगा, और ये पूरा 90 है तो ये θ/2 हो जाएगा, है ना। तो अब टी के दो कंपोनेंट कर लो यहाँ पे। टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टी कॉस θ/2 आएगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टी कॉस θ/2 आएगा, ठीक है। और इस वर्टिकल डायरेक्शन में टी साइन θ/2 और इस साइड में टी साइन θ/2। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 2t साइन θ/2, और ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, SR θ, है ना। और इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है। क्यों 2 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि सोप सोल्यूशन है ना, तो ये सोप सोल्यूशन है ना, जैसे ये मान लो, तो इसको ऐसे समझो कि ये अंदर का पार्ट है और ये बाहर का पार्ट है जो लिक्विड में है। सोप सोल्यूशन में दो आपके सरफेस होते हैं, ये एकदम याद कर लो, क्योंकि बीच में लिक्विड होती है, ऊपर भी एयर होता है, सरफेस पे के अंदर भी लेयर होता है,
सरफेस के बाहर भी लेयर होता है। सरफेस वाले पोर्शन में लिक्विड होती है ना। सोप सोल्यूशन कहीं भी आए तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फोर्स बैलेंस, नॉर्मल न्यूटन लॉ लगाया हुआ है मैंने, ऊपर वाले फोर्सेस को मैंने बैलेंस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये साइन थीटा जो है θ/2, उसको मैंने θ/2 में रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा के अप्रोच कर जाता है, ठीक है। और टेन थीटा भी साइन थीटा को अप्रोच कर जाता है, कॉस थीटा 1 को अप्रोच करता है ना। ये ये तो एक इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। तो साइन थीटा किस में, साइन θ/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, θ/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन θ/2 θ/2 में कन्वर्ट हो गया, थीटा कैंसिल किया आपने, तो यहाँ t = 2s/r आ गया, ठीक है ना। ये टेंशन आ गया। इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका भी है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है वो कि देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन एक्चुअली में, ये जो फोर्स आ रहा है, टेंशन फोर्स आ रहा है, ये सरफेस टेंशन से डेवलप होने वाले फोर्स की वजह से है। तो सरफेस टेंशन की वजह से डेवलप होने वाला जो फोर्स है वो लेंथ का फंक्शन है। अगर कोई भी लेंथ का फंक्शन होता है तो आप उसे बहुत उसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि उसको आधा आधा कर दो। जैसे ये रिंग है ना, ठीक है, तो इस रिंग को आधा आधा कर दो। स्फीयर रहता तो भी उसको आधा आधा कर दो। आधा आधा करके यहाँ भी टेंशन हो गया, यहाँ भी टेंशन, टेंशन तो एकदम टेंजेंशियल रहेगा। यहाँ पे देखो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन रहेगा, हम तो ये टेंशन टी कर दिया और इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को। तो ये क्या आएगा, लेंथ, ये 2r आएगा, ठीक है। तो s × 2r ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सोप बबल है, उसमें 2 फ्री सरफेस होते हैं। फ्री सरफेस का मतलब वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास टेंशन टी हो गया, यहाँ पे टेंशन टी हो गया दोनों पे, तो 2t क्या हो गया, 4sr के बराबर है, t = 2sr। तो ये आप यूज कर सकते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन अगर आप 13 के बच्चे हैं तो मैग्नेटिज्म में भी ये क्वेश्चन सेम ये है कि अगर इस तरह का कोई रिंग होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते ही वो क्या होता है कि बिल्कुल सर्कुलर हो जाता है। तो उसमें टेंशन निकालने के लिए भी हम इसी मेथड का यूज करेंगे। ओके बच्चों, ये वीडियो मैंने कोशिश को की है कि ज़्यादा लंबी ना हो, फिर भी आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ना और पढ़ करके इसके नोट्स ज़रूर बना लेना। जो भी इंफॉर्मेशन है उनको ज़रूर लिख लेना। जैसे ये जो भी मैंने तुम्हें फोर्सेस के लिए ये मैंने बनाए हुए हैं फिगर और आपको समझाया हुआ है, ये सब आगे यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको यहीं पे बता दिया है। आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर ही इनका यूज आएगा, तो आप आसानी से इनको ड्रॉ करके फोर्सेस डायग्राम